Assalamu alaikum. Myself Osama from Osama Education Science Academy. Today I will discuss about the most important short questions. Chapter number 2, class first year, vector and equilibrium. Let's start with the name of Allah. Assalamu alaikum. Question number 1, define the term of null vector. फर्स्टली हमने डिफाइन करना है कि जो नल वेक्टर है वो क्या होता है. अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो, यानी फर्स्टली हमने डिस्क्राइब करना नल वेक्टर को, और नल वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास ज़ीरो होती है. आर्बिट्री डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी वो होती है जो कोई भी मतलब उसकी बेतरतीब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके इट इज़ रिप्रेजेंट बाय ओ, यानी हमने ओ लगाना, यानी ओ हमारे पास रिप्रेजेंट वैसे ज़ीरो करता है लेकिन हमने ज़ीरो नहीं लगाना, हमने ओ लगाना है, उसको प्रोवाइड वेक्टर लगा देना क्योंकि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है. अब आपको पूछे द सम ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर ए, यानी माइनस ए इज़ आर नल वेक्टर, यानी अगर आप लोग ए को माइनस ए में ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, नल वेक्टर बनेगा, जीरो नहीं बनेगा. इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हम वेक्टर का नाम लेते हैं. उसके बाद कहता है द सम ऑफ वेक्टर टेकन हैड टू टेल अलोंग द साइड ऑफ क्लोज पॉलीगॉन इज नल वेक्टर, यानी अगर हम क्या करें एक पॉलीगॉन को भी क्लोज्ड कर दें, यानी उसके जो लास्ट वाला वेक्टर है ना उसकी हेड को पहले वाले वेक्टर की टेल से मिला दें तो हमारे पास वो भी कौन सा वेक्टर देगा, हमारे पास नल वेक्टर देगा. अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास आगे है, ठीक है, इसी की कुछ एग्जांपल दी गई हैं. कहता है हमारे पास द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट इज नल वेक्टर, यानी आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है ना उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होती है ना वो जीरो होती है. तो वो जो जीरो होती है वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है इसलिए वो हम कहते हैं कि वो भी नल वेक्टर रिप्रेजेंट करती है. पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके जो ओरिजिन होता है ना सेंटर होता है उस पर जीरो जीरो होता है पोजीशन वेक्टर, इसलिए वो कहता है जो सेंटर होता है ना उस पर जो पोजीशन वेक्टर होता है वो भी हमारे पास किसी को रिप्रेजेंट करता है, नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आता है वेक्टर सब्सट्रैक्शन, यानी आप लोगों से पूछे वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या है तो आप लोगों ने याद रखना है. देखो, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, ठीक है, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना. तो द सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू वेक्टर एडिशन, यानी आप लोगों ने याद रखना है वेक्टर सब्सट्रैक्शन वेक्टर एडिशन के इक्वल है. ठीक है, विद इट रिवर्स डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एक चीज़ कर देनी है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है. अच्छा, वो इधर कहता है क्या कहता है, कंसिडर टू वेक्टर ए एंड बी, आप ए और बी को कंसिडर करें. टू सब्ट्रैक्ट बी फ्राम ए, आपने बी को ए में से निकालना है. फर्स्ट टेक द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, आप लोग सबसे पहले नेगेटिव वेक्टर लोगे बी का. और वेक्टर्स में नेगेटिव वेक्टर किस तरह लिखते हैं, वेक्टर्स में नेगेटिव वेक्टर लेने के लिए आप लोग जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं. तो ऐड माइनस ए इंटू वैक्टर ए ग्राफिकली शोन इन अ फिगर, ये देखो अगर ये ए है ये माइनस बी लिया हमने, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए माइनस बी. ठीक हो गया, ए माइनस बी हमारे पास ये आ जाएगा. तो ये हमारे पास इधर नीचे इन्होंने बताया भी हुआ है तो आप लोगों ने इस तरह इसको कर लेना है. अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास आता है इक्वल वैक्टर. ठीक है, इक्वल का मतलब वैसे भी हमें पता है बराबर होता है, तो आपने याद रखना है इक्वल वेक्टर जो हमारे पास वो होता है द वेक्टर आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर, यानी हम किसी भी वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहेंगे अगर उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो और उसकी डायरेक्शन सेम हो. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ इनिशियल फेज, इनिशियल पॉइंट या फेज. ठीक है, टू पैरेलल वेक्टर ए एंड बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल वेक्टर, यानी अगर दो वेक्टर्स हों, ए वेक्टर हो, ठीक है, और बी वेक्टर हो, उन दोनों की हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम हो और जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ए और बी जो हमारे पास हैं वो इक्वल वेक्टर है. ठीक हो गया, ये आप लोगों का यानी इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद है यानी आप लोगों को क्लियर हो गया. उसके बाद हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर. ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर है ना, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ पार्टिकल, यानी जो पोजीशन वेक्टर होता है वो किसी भी पॉइंट की या किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन पोजीशन वेक्टर के लिए एक चीज़ होनी चाहिए, जो हमारे पास ओरिजन हो ना बॉडी का वो ओरिजन फिक्स्ड होना चाहिए, विद फिक्स्ड ओरिजन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. ठीक हो गया, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. अब आपसे को पूछे इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर. ठीक हो गया, इट इन टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हमारे पास दो टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो वो हमारे पास होता है प्लेन. याद रखना, अगर टू हो तो प्लेन, अगर थ्री हो तो स्पेस. ठीक हो गया, अब ये टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया गया, ये आ गया. उसके बाद उन्होंने बोला हुआ उसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उसकी होगी, हम इनका स्केयर लेते हैं तो आपके पास हो जाएगी ए का स्केयर जमा बी का स्केयर.
ठीक हो गया, आप लोगों ने याद रखनी है, वैसे उन्होंने नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम जिक्र करते हैं नल वेक्टर को और यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर नाम से जा रहा है, यूनिट का मतलब होता है वन। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो और उसका कोई यूनिट ना हो, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर हैट और कैप, यानी उसको यहाँ तो लेटर हैट से या लेटर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफ़ ए इज़ अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ए, तो हमारे पास ए बराबर होता है ए कैप, ए मैग्नीट्यूड ओवर ए कैप, यानी ए कैप क्या है, ए कैप हमारे पास यूनिट वेक्टर है, यानी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ए क्या है, ए हमारे पास क्या है, वेक्टर है, और ए क्या है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड है, यानी जिसके ऊपर कोई साइन नहीं है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जिसके ऊपर एरो हेड है वो वेक्टर है, जिसके ऊपर कैप है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें वो सिंपली कहता है कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर, क्या आप लोग किसी जीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, या इसके अलावा आप लोगों से कह दे 3 कैन बी ऐड इनटू अ वेक्टर। बेटा आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जब ये कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपने कहना है नोट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। बोथ फिजिकल क्वांटिटी और डिफरेंट इन देयर फिजिकल नेचर, दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो अपनी फिजिकल नेचर में डिफरेंट है। स्केलर हैव मैग्नीट्यूड ओनली, स्केलर की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वाइल वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और जो वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, स्केलर कैन बी एडिड बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल, वेक्टर कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल, यानी आप लोगों ने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स हैं, नंबर 1 आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो स्केलर्स हैं, स्केलर हमारे पास होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और जो वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसको सिंपल अर्थमेटिक रूल से ऐड करते हैं और इसको हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है क्या है, कहता है कि टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी जीरो। ठीक है, आप लोग अपने आंस को कैपिटल लार्ज करने के लिए कह सकते हो नो देयर सम कैन नॉट बी जीरो इफ़ द टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी ये आप लोगों की ऊपर वाली कंडीशन हो जाएगी, नीचे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देयर सम कैन बी जीरो ओनली, उनका सम जीरो होगा कब, जब मैग्नीट्यूड सेम होगी और अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है 4 वाला क्वेश्चन, तो आप लोग ये देख लीजिए हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू, क्या किसी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। आपने कहना है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। किस तरह, बाय डेफिनेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर, यानी जब हम किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं ना तो हमारे पास वो कौन सी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, एंड ऑलवेज पॉजिटिव, और वो हमेशा पॉजिटिव होती है, एज इट इज़ मेजर्ड बाय द लेंथ ऑफ अ वेक्टर विच कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी वो मिसाल ये दे रहा है कि हम किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो देखो अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होगी ना उसकी लेंथ होगी, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, यानी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी लेंथ ही ना हो, यानी नेगेटिव में नहीं हो सकता। यही बात उन्होंने बताई है कि जिस तरह हम किसी जिसम की लेंथ मेजर कर रहे हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होती, इसी तरह जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, उसके बाद बताता है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये गिवन है। ठीक है, इन दिस केस ऑलवेज वी टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी इसमें हम जो स्क्वायर रूट लेते हैं और वो पॉजिटिव होता है क्योंकि वो हर एक चीज़ को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहता है कि द सम द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव अ जीरो रिजल्टेंट व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन में बी। ठीक है, आप लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं ना, 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका जो सम है ना वेक्टर्स का, वो हमारे पास ये कहता है कि जो वेक्टर का सम है वो हमारे पास जीरो रिजल्टेंट देता है। ठीक है, आप उनको किस तरह अरेंज करेंगे कि उनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। पहली बात, अगर वो वेक्टर्स हैं तो आपने याद रखना है उनका जो सम होगा ना वो जीरो उस टाइम होगा जब हमारे पास, फर्ज कर लो ये फर्स्ट वाला वेक्टर है, ये सेकंड वाला और ये लास्ट वाला। ठीक है, ये इस तरह लगा लें कि ये वाला वेक्टर है, उसके बाद ये वाला वेक्टर है। ठीक है, जब लास्ट वाले वेक्टर की जो हेड है वो फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल से मिलेगी, उस टाइम जो उनका सम होगा ना वो इक्वल टू जीरो होगा। कहता है इफ़ द 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ साइड ट्राइंगल। ठीक है, अगर आप लोग ट्राइंगल की साइड पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उसके अलावा कहता है द सम विल बी जीरो, उनका सम जीरो होगा। कंसिडर 3 वेक्टर ए एंड बी, इट इज़ क्लियर दैट द सम ऑफ द वेक्टर इज जीरो बिकॉज द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यानी जो फर्स्ट वेक्टर है उसके साथ जो लास्ट वेक्टर की हेड है वो मिल जाती है, इस वजह से जो इनका सम होता है वो जीरो होता है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आता है 5 वाला क्वेश्चन और 6 वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें कहता क्या है, 6 वाला क्वेश्चन है, तो 6 वाले क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि हमारे पास व्हाट इज़ द यूनिट, ठीक है, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, 4i + 3j, इसके केस में हमारे पास पूछ रहा है।
आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। पहली बात हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसका फार्मूला होता है ए कैप, इधर आपने कैप लगा लेना है, गलती से बाय मिस्टेक एरो हेड लगा हुआ है। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए की मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। ए वेक्टर तो गिवन है, फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का सिंपल वे है कि आप लोग एक्स और वाई कंपोनेंट का स्केल ले लो। एक्स कंपोनेंट क्या है, आई वाला एक्स कंपोनेंट होता है इसलिए 4 पुट कर दिया, और जो वाई वाला होता है वो जे वाला होता है इसलिए 3 पुट कर दिया। 16, 19, 25 का आप ऐसे वो अंडर रूट लोगे 5 आ जाएगा। उसके अलावा आप लोगों के पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या है, आंसर है। और आप लोगों को पता चल गया कि अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप लोग उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें और उसको वेक्टर से डिवाइड कर दें। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 याद किया है ना, जो सवाल है ना वही हमने उसके अंदर एक एग्जांपल दी है नल वेक्टर की, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना है, सपोज द साइड ऑफ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज हेड टू टेबल व्हाट इज द सम ऑफ देयर वेक्टर। देखो इनका जो ये देखो, आप लोगों ने ये नहीं लिखना द सम ऑफ दिस वेक्टर विल बी जीरो, जीरो नहीं लिखना, आपने लिखना द सम ऑफ दिस वेक्टर विल बी नल वेक्टर, यानी वो नल वेक्टर होगा। इन दिस केस द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, यानी जो लास्ट वेक्टर है उसका हेड जो कोइंसाइड कर जाएगा विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर के साथ, और ये उन्होंने सम किया हुआ है, सबका सम क्या आ रहा है, एक नल वेक्टर आ रहा है, और ये डायग्राम बना देनी है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना उसमें वो कहता है इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो, अगर एक कंपोनेंट जीरो ना हो, ठीक है, कैन देयर मैग्नीट्यूड विल बी जीरो, क्या उसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है। आपने कहना है नो इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन है, यानी बट उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या गिवन है, ये देखो 3 डिमेंशन में बता दिया उन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन दी हुई है। अब इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि अगर सारे के सारे कंपोनेंट जीरो होंगे तो मैग्नीट्यूड जीरो होगी, वरना मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगी। तो यही कह रहा है द वेक्टर विल बी जीरो ओनली व्हेन ऑल द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर जीरो, जब सारे के सारे जीरो होंगे उस टाइम जीरो होगी, वरना जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जिक्र करते हैं, कहता है हाउ अ वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड व्हेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर नाउन, यानी अगर किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें पता है तो हम उसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप लोगों को पहली बात ये पता होनी चाहिए कि इसके लिए आप लोगों ने स्टार्ट लेना है, आपने कहना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन अ राइट ट्राइंगल, यानी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है वो किस में है, इन राइट ट्राइंगल है। आपको पता है कि राइट ट्राइंगल यानी जब भी ट्राइंगल की बात करते हैं हम पैथागोरियन थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो ये था कि हमारे पास सबसे पहले जरूरत होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये वाले तीनों स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। आपने तीनों वैल्यूज पुट कर दी, जब वैल्यूज पुट करोगे आपने कहना है अगेन इट इज़ आर राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें पता होता है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम टैन का यूज़ करते हैं और वो हमेशा आता है वाई ओवर एक्स। तो जो वाई एक्सिस है वो क्या है, वो हमारे पास एम पी है, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, ओ एम है। तो वो दोनों पुट कर दिए। उसके बाद हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है ए वाई ओवर एक्स वाई, ठीक है, टैन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, और ये हम इधर से थीटा यानी एक्शन वगैरह फाइंड कर सकते हैं, और इधर से हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें ये कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस वुड द वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो वेक्टर के कंपोनेंट है वो हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड देते हैं। कहता है इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द वेक्टर मेक एन एंगल ऑफ 45 विद एक्सिस, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि ये उस टाइम पॉसिबल है जब वेक्टर हमारे पास कितने का एंगल बनाए 45 का, और 45 का एंगल उस टाइम मुमकिन होता है जब हमारे पास दोनों बराबर होते हैं, इसलिए आप लोग कह देना ए वाई बराबर है ए एक्स के। इधर ए वाई के लोग हमारे पास साइन थीटा होता है, ए एक्स के लोग कास थीटा होता है, तो आपके पास ये आ जाता है ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और कास थीटा बच जाएगा। उसके अलावा आप जो कॉस है ना उसको उठा के इधर ले आओ, इधर 1 रह जाएगा। साइन ओवर काज हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन ओवर काज हमारे पास टैन के बराबर होता है, टैन उधर जाके टैन इन्वर्स हो जाएगा और हमारे पास 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यानी हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये हमारे पास एक जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना उसकी लास्ट वाली करैक्टरिस्टिक्स है ए डॉट बी, यानी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इसके बराबर होते हैं, आप लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। वैसे तो इधर तो आप लोगों ने इसको फाइंड करना है, उधर आप लोगों ने इसको प्रूव करना होता है। आप लोगों को पता है जो ए है उसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं, 2 भी होते हैं 3 भी होते हैं, क्योंकि हम प्लेन तक और स्पेस तक भी जिक्र करते हैं, ठीक है। वो आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जी, एक्स के लोग आई होता है, जे वाई के लोग जे होता है, जेड के लोग के होता है। अच्छा, सबसे पहली बात आप कह रहे हो डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, आई डॉट आई, यानी आई डॉट आई 1 होता है, इसी तरह सेम 1 होता है, और जो डिफरेंट होता है ना जिस तरह आई डॉट जे वो हमारे पास 0 होता है, बस ये पॉइंट याद रखना माइंड में।
अच्छा ये देखो, अब इधर से स्टार्ट करना है, आपने लेना है ए वेक्टर को बी वेक्टर को, दोनों का डॉट ले लिया। पहले आई को आई से, ठीक है, फिर आई को जे से, फिर आई को के से, तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। इसी तरह फिर आप लोगों ने वाई को करना है आई से, जे से और के से। इसी तरह फिर के को आई से, के को जे से, के को के से। यानी इस तरह हर एक को आपने मल्टीप्लाई कर देना। आप लोगों के पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी, 1 2 3, ये वाली आप लोगों के पास टर्म बन गई है। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जो आई डॉट आई होता है ना वो 1 होता है, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, यानी ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा। जे डॉट आई भी 0 होगा, ये वाला 1 होगा, ठीक है, ये वाला भी 0 होगा, ये वाला भी 0 होगा, ये वाला भी 0 और ये वाला 1 होगा। यानी सिर्फ ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, सिर्फ 3 टर्म्स आप लोगों के पास बच जाएंगी। बाकी सारी की सारी 0 हो जाएंगी। वो आप लोग राइट करोगे इधर तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक हो गया। यानी आप लोगों ने ये याद रखना है सेल्फ प्रोडक्ट में, यानी जब आई को आई से मल्टीप्लाई करते हो तो डॉट में 1 आता है, क्रॉस में हमारे पास 0 आता है और इसमें बाकी सब में हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जिक्र करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है क्या है उसमें, कहता है कि स्टेट एंड इलिस्ट्रेट द राइट हैंड रूल ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। कहता है जॉइन द टेल ऑफ 2 वेक्टर्स टू डिफाइन अ प्लेन ऑफ वेक्टर। यानी आपने 2 वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करनी है। ये देखो 2 वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन कर दिया। आपने क्या किया, जो प्लेन है उसको डिफाइन कर दिया। यानी आप लोगों के पास 2 वेक्टर्स हैं, प्लेन डिफाइन हो गया। रोटेट रोटेट वेक्टर ए इंटू बी थ्रो स्मॉलर ऑफ द 2 पॉसिबल एंगल्स। देखो आप लोगों ने जो ए है उसको बी की तरफ रोटेट करना है। ठीक हो गया। थोड़ा सा पॉसिबल है। कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड। ठीक है। आपने अपने दाएं हाथ के जो फिंगर थे उनको कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो आप लोगों ने उनमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में उनको कर्ल करना है। तो जो आप लोगों का जो आपका थंब होगा ना वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, जब आप लोग क्लॉकवाइज करोगे तो उस टाइम हमारे पास डाउनवर्ड आएगी। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने क्लियर रखना है अपने माइंड में। और इलिस्ट्रेट का मतलब ये नहीं, आप लोगों ने डायग्राम बना के वजाहत करनी है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। वो कहता है ये एक्सरसाइज का आप लोगों का लास्ट वाला क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। कहता है क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि कोई भी बॉडी अंडर ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे। ठीक है। यानी जो पॉइंट और जो लाइन है ना, जिस लाइन गिर्द वो मूव करे, वो उसी सेंटर पॉइंट से पास करे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम नोट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। इन दिस केस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास थ्रू द पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करना होता है, और जो लाइन पास कर रहे हैं वो इसी लाइन के गिर्द से पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम रोटेट नहीं, वो चीज़ रोटेट नहीं कर सकती। सो द मोमेंट आर्म इज 0। उसका जो मोमेंट आर्म होता है, मोमेंट आर्म क्या आता है, मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है। फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक हो गया। उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आपने कहना है कि एल हमारे पास 0 है, इसलिए आप लोगों ने इधर 0 पुट कर देना है। 0 को जब इसमें करके आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। हैंड द टार्क विल बी 0, यानी उसके थ्रू हमारे पास जो टार्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ना वो एग्जांपल लेता है कि अ पिक्चर इज सस्पेंडेड बाय अ वॉल बाय 2 स्ट्रिंग। यानी एक तस्वीर है जिसको आप लोगों ने दीवार से लटकाया हुआ है विद 2 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग की मदद की हेल्प से। शो बाय डायग्राम द कन्फिग्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग फॉर विच द टेंशन स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। यानी आपने वो कन्फिग्रेशन यानी वो सिस्टम बताना है जिसमें जो इसकी टेंशन है ना वो मिनिमम हो। आपने कहना है लेट पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम वॉल बाय 2 स्ट्रिंग एज शोन इन अ फिगर, रिजॉल्व द टेंशन इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आपने उसको इस टेंशन को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ठीक होगा। आप लोगों ने इनमें रिजॉल्व कर दिया। उसके अलावा देखो अपवर्ड जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास टेंशन की फोर्स है, और जो डाउनवर्ड लग रही है वो हमारे पास वेट की फोर्स है। ठीक हो गया। आप लोगों ने ये याद रखना है। अच्छा उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है, आप लोगों को पता है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉडी है ना वो रेस्ट की हालत में, इसलिए जो फोर्स है वो 0 है। आपने कहना है कि टोटल जो हमारे पास टेंशन है वो किसके बराबर है, वेट के। और टेंशन आपको पता है वाई कंपोनेंट है, और वाई के लोग हमेशा साइन आता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू। 2 साइन थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है 90 डिग्री पे। साइन 90 पुट करो, W/2। यानी जब हमारे पास और वर्टिकल होगा ना, जब हमारे पास बिल्कुल वर्टिकल होगा द टेंशन विल बी मिनिमम ऑफ द स्ट्रिंग और वर्टिकल। अगर स्ट्रिंग वर्टिकल होंगे तो हमारे पास जो सारी की सारी टेंशन है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है। यानी जो उसका वेट है वो हमें कम लगेगा। 2 वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड टू ईच मेकिंग एंगल 180 विद ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट। ठीक हो गया। यानी हमने उसकी जो रिजल्टेंट है उनकी मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड करनी है। अच्छा उसके बाद ये तो वैसे उसने पॉइंट लिखा हुआ है किसी और चीज़ के बारे में।
आप लोगों ने बस याद रखना है कि जब हमारे पास वर्टिकल होता है उस टाइम हमारे पास मिनिमम होता है, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन द टू कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम की दो कंडीशन बयान करें। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि एक्विलिब्रियम में बॉडी था वो तेज वो रेस्ट में होती है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स है ना, जो बॉडी पे एक्ट कर रही होती फोर्स है, वो हमारे पास जीरो होती है। द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ इज इक्वल टू नल वैक्टर, ठीक है। फोर्स एक वैक्टर है इसलिए नल वैक्टर बताना है, ठीक है। इन दिस केस कोप्लेनर फर्स्ट कंडीशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी ये हमारे पास आ गए एफ वाई, यानी ये उनके टर्म्स में आए हैं, कंपोनेंट के टर्म्स में। नीचे सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए हमारे पास जो बॉडी है ना उसमें जो टॉर्क है ना वो जीरो होना चाहिए। इसलिए वो कहता है द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस मस्ट बी नल वैक्टर। वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, नल वैक्टर होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फिर हमारे पास ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यानी ये हो जाता है, आपसे कोई पूछे कि बॉडी कब कंप्लीट एक्विलिब्रियम में होती है, आप लोगों ने ये बताना है कि जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो और सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, उस टाइम हम कहते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है ना वो कंप्लीट एक्विलिब्रियम में है, जब दोनों की दोनों हमारे पास जो कंडीशन होंगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, अबाउट फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर। आप लोग सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को कर लें इंशाल्लाह, जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे ना वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।